संजय सराफ साहब, आपने दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखा है, क्योंकि पशुपति पारस जी का तो लगता है कि पूरी तरह से मतलब टिकट नहीं मिलना बहुत बड़ा संदेश है कि उनसे रिश्ता तोड़ लिया गया है। नहीं, रिश्ता कहां पर तोड़ लिया गया? अगर रिश्ता तोड़ा होता तो वो आज भी कैबिनेट में है, आज भी हमारे 4 मेंबर पार्लियामेंट अभी हमारे साथ ही है, कहीं पर कोई गया नहीं है। और चिराग जी का जो स्टेटमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हम उसमें कहीं पर कोई बात नहीं। कोई क्या ऑफर है उनको पशुपति पारस को? बताया जा रहा है कि बात चल रही है, बात चल रही है, अभी बात चल रही है, भाजपा से बात चल रही है। कहीं पर हमें नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी या होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से ऑलरेडी हमारे पास 4 मेंबर पार्लियामेंट है, 6 में से 2 चिराग जी के पास है। तो आई होप डिसीजन विल बी प्रॉपरली, वो प्रॉपर डिसीजन होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को पत्थर रखने की जरूरत है या पत्थर फेंकने की जरूरत है। हम लोग भी पार्ट एंड पार्सल है एनडीए के, और एनडीए घटक दल में ही रहेंगे और एनडीए के साथ ही रहेंगे और साथ में बैठेंगे, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, संजय जी चाय में डिप कर रहे हैं इस वक्त, रंग गाढ़ा आए चाय में इसलिए। लेकिन मुझे बताइए कि रंग गाढ़ा बिहार में एनडीए की जीत का 2019 में क्या था और कैसे आप उसको 24 में प्ले आउट होते हुए देखते हैं? एक चीज, क्या ये जो जातीय समीकरण एक बार दिखा दीजिए, 14 से 19 आते आते जब साथ में वो लड़े नीतीश कुमार के, तो बहुत फर्क पड़ा। हर जाति में आप देख रहे हैं, ईबीसी हो, ओबीसी हो, सब जितने भी दलित हैं सब में बहुत इजाफा हुआ। वो फैक्टर था। ये कह रहे हैं राष्ट्रवाद की वजह से जीते, या मोदी की लोकप्रियता बिहार में लोकसभा चुनाव में सिर चढ़कर? अंजना जी, मुझे लगता है तीनों फैक्टर थे। 14 और 19 के नतीजों में बहुत फर्क था, और 2019 के नतीजे हमने देखे कि एनडीए ने कितनी बड़ी जीत हासिल की थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, कास्ट इक्वेशन या कास्ट कॉम्बिनेशन कहें वो, और राष्ट्रवाद की भी भावना थी। तो तीनों फैक्टर ने मिलकर एनडीए को इतनी बड़ी जीत दिलाई। वो एक टेम्पलेट बना एनडीए की जीत के लिए बिहार में। 2024 के चुनाव के 2 महीने पहले, अब आज से 2 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि ये टेम्पलेट शायद एनडीए के लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे और एक दो छोटी पार्टियां भी और नहीं थी। लेकिन बीजेपी को इस बात का आभास था कि अगर ये टेम्पलेट लेके वो बिहार की राजनीति में नहीं जाएंगे 2024 के चुनाव में, तो बिहार में चैलेंज उनके लिए हो सकता है। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी तो बरकरार रहेगी, नेशनलिज्म, हिंदुत्व बरकरार रहेगा, लेकिन एक चीज मिसिंग होगा, और वो एक बहुत ही अहम चीज है, और वो अहम भूमिका होती है कास्ट इक्वेशन की। तो जो इलेक्टोरल अरिथमेटिक जिसकी हम बात करते हैं वो मिसिंग था। लेकिन पिछले 2 महीने में जो घटनाक्रम चला है बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार ने पाला बदला, इंडिया को छोड़कर वो एनडीए में आए, और अब लगभग वही टेम्पलेट है एनडीए के पास जो उनके पास 2019 में था। तो जो आपका सवाल है कि 24 को हम कैसे देखते हैं, मुझे लगता है लगभग उसका रिपीटेशन होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है जो 2019 में हुआ। अब सवाल यह है, क्या एनडीए ऊपर जा सकती है 2019 की तुलना में? ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। आपने 40 में 39 जीत चुके हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर जाने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। क्या गिरावट आ सकती है? गिरावट आने की गुंजाइश है। तो क्या गिरावट बहुत आ सकती है? 8-10 सीटें लूज कर सकती है एनडीए? उतना होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है मामूली गिरावट हो सकती है। 2-4 सीटें आरजेडी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, वो कहीं 1-2 सीटें जीत सकती हैं। लेकिन लगभग 2019 का टेम्पलेट 2024 में लागू किया जा रहा है या अप्लाई किया जा रहा है, और नतीजे लगभग वैसे ही आने की पूरी गुंजाइश। अन्य छोटी पार्टियों पर 2 छोटे-छोटे सवाल संजय जी आपसे और हैं। ओवैसी फैक्टर, विधानसभा में हमने देखा जो उन्होंने खास तौर पर कैंडिडेट्स चुने, वो उससे लग रहा था वो जीतेंगे, जीते बाद में हालांकि इन्होंने डाका डाल दिया। लेकिन ओवैसी फैक्टर, और दूसरा पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान पर दांव लगाना, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ओवैसी फैक्टर की जहां तक बात है, 2000 जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो हमने देखे उनके 6-7 एमएलए चुनाव जीत के आए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे इन जिन सीटों में उनकी जीत हुई, इसके अलावा अलग सीटों पर जहां उनके उम्मीदवार थे उनको वोट नहीं मिले थे। तो मुझे लगता है एक ओवर स्टेटमेंट था कि एआईएमआईएम के लिए जबरदस्त समर्थन था बिहार के विधानसभा चुनाव में, उनके लिए समर्थन कम, लेकिन मुझे लगता है उन कैंडिडेट के लिए समर्थन ज्यादा था। वो विधानसभा के चुनाव थे, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, और हम जानते हैं लोकसभा के चुनाव में छोटी पार्टियां ज्यादा मार्जिनलाइज हो जाती हैं, तो बड़ा फैक्टर नहीं है। वोट कटवा का रोल जरूर प्ले कर सकते हैं कुछ कंस्टिट्यूएंसी में, और उसका नुकसान आरजेडी प्लस को होने की संभावना पूरी है। जहां तक पशुपतिनाथ पारस के जगह में चिराग पासवान के साथ जाने का, मुझे लगता है यंग वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तेजस्वी के लिए अट्रैक्शन है, एक काउंटर नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई है, एक काउंटर फोर्स खड़े करने की कोशिश की गई है। इसी के लिए
इसी के लिए मुझे लगता है पशुपतिनाथ पारस के जगह पे बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ दांव लगाया है। क्यों किया ऐसा सैयद जफर इस्लाम साहब? पहले कभी इसके साथ कभी उसके साथ क्या चल रहा है? अभी तो कोई ऐसी जानकारी है नहीं। नहीं, ये तो अभी वो कह रहे हैं। आपने सुना सराफ भाई ने क्या बोला? अभी चर्चा चल रही है, इसके बारे में कोई इस तरह की टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। ये तो लीडरशिप का कॉल है, कौन सा डिसीजन, कैसे समीकरण बनता है और किस समीकरण में हमें 40 सीटें मिलेंगी, ये कॉल तो लीडरशिप का है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अलायंस जो है वो उसको हम वहां डेंट कर सकते हैं, जैसे अभी नवल किशोर जी को सुन रहे थे, वो ऐसा लगता है कि दिन में सपना देखने वाली बात है। जो संजय जी कह रहे थे, जो सीएसडीएस के, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो टेम्पलेट है बिल्कुल टेम्पलेट ऐसे ही है जैसे 2019 में, और मजबूती के साथ हम टेम्पलेट, इस बार का टेम्पलेट है। और इसीलिए हम जब सोचते हैं कि हमारे जो मंसूबे हैं या जो हमारा प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, उसमें हम 40 सीटें कैसे पाए, तो वो स्ट्रेटेजी हमें साफ दिख रही है, काम करती हुई दिख रही है। और वो जो टेम्पलेट चाहिए 40 सीटों के लिए वो बनता हुआ दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त चाहे पारस जी हैं चाहे चिराग जी के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा जब तक कि औपचारिक रूप से कोई पार्टी की तरफ से इस पर कोई सूचना ना आए। ये महज स्पेकुलेशन मीडिया का है कि ये है वो नहीं है। मुझे लगता है कि चिराग जी अपने पिता के वारिस है और इस पार्टी के नेता भी है। वारिस तो तब भी थे ना जब पशुपति पारस के साथ आप लोगों ने डील कर ली थी। वारिस तो तब भी थे। लेकिन मैं लौट रही हूँ, छोटा छोटा कमेंट मुझे लेना है, एक सेकंड। 11 सीटों पर ओवैसी साहब अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये तमाम मुस्लिम, मतलब एक मैसिव मुस्लिम पॉपुलेशन है। और उन्होंने विधानसभा चुनाव में 6-7 सीटें ली थी, बाद में आपने अपनी तरफ कर लिया उन विधायकों को, कोई अलग बात है। लेकिन आप बताइए कि इसका क्या अर्थ है? क्या वो एक आपके लिए परसीव थ्रेट नहीं है इन जगहों? वोट तो काटेंगे ही ना, और फायदा बीजेपी को होगा। नहीं, देखिए, पिछले बार भी जो उनको मौका मिला था 5 सीट जीतने का, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका मैं चाहता हूं कि इसको रिवाइज करना चाहिए। हमने उनके विधायकों पे डाका नहीं डाला। अगर उसको डाका कहते हैं तो यहाँ रोज जिलावार राज्यवार डाके डाले जा रहे हैं और वो डकैती बहुत बड़ा है। यहाँ पे तो वो लोग आए जो हमारे पहले से कार्यकर्ता थे, चूंकि सीट नहीं मिला उनको इसलिए वो चले गए थे वहां पर। तो ये जीत का जो था वो एकदम स्थानीय कारण था और वो अपने घर में आए। हम कोई सरकार में नहीं थे कि उनको हम किसी तरह से प्रभावित करके अपने पास ला सकते थे। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि देखिए, लोकसभा का चुनाव है और इसमें संभावनाएं सब लोग देख रहे हैं। आप दृश्य भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग तेजस्वी यादव को अपना नेता मान रहे हैं हर मुद्दे पे। और ये 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा था। देश के 2 महत्वपूर्ण लोग, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के चर्चित नेता नरेंद्र मोदी जी उनके सामने थे। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आरजेडी सिर्फ मुद्दों के आधार पर आई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई और कार्रवाई के आधार पर। तो अभी भी जो लोग वहां देख रहे हैं, छोटे छोटे कमेंट। सुरेन जी, बिहार में तेजस्वी भरोसे ही हैं आप लोग बाय एंड लार्ज? नीतीश जी की मैं आपसे छोटी सी नहीं है, बिल्कुल है, बिहार में है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि राहुल जी और तेजस्वी के भरोसे हैं। आप भी नीतीश कुमार जी की बात पर अंजना जी एक बात याद आ जाती है ना, कहते हैं ना कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इसके दर, कभी दर बदर। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इसके दर, कभी दर बदर। ए गमे राजनीति तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। आप 2019 और 2024 में नीतीश कुमार जी के जो लोग भी भरोसे चुनाव लड़ेंगे उन्हें अर्श पर नहीं जाना है, वो फर्श पर रहेंगे। इसलिए फर्श पर रहेंगे। एक छोटा सा जवाब इसका सत्य जी, वो कह रहे हैं कहीं ऐसा ना कि जनता उनको सजा दे और इस वजह से एनडीए को पूरा भुगतना पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं है अंजना जी। जो टेम्पलेट संजय जी बता रहे हैं कि 1 सीट का वो नुकसान थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं, दावे से कहता हूं कि किशनगंज की जो सीट कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी वो इस बार एनडीए के खाते में आएगा। बाकी जो 39 सीटें हैं वो रिपीट होगा, क्योंकि ना उनके पास नेता है, ना नीति है, ना ऐसा कोई काम किया। ये कह रहे हैं ना नौकरी, अरे नीतीश कुमार की वो विजन थी कि उन्होंने नौकरी देने को, योजना को सफल बनाया बिहार में। 11.3% का विकास दर कोई तेजस्वी यादव ने नहीं दिया बिहार को पिछले 5 सालों से। सर्वाधिक विकास दर वाला प्रदेश है, कहीं सोए नहीं है साहब। 50% महिला को आरक्षण, 33% महिलाओं को आरक्षण शिक्षा में और नौकरी में कोई तेजस्वी जी ने नहीं दिया बिहार में। आपकी जो भीड़ है वो दंगे की जरूर भीड़ है।